हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 11th में जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनका मैं एक छोटा सा रिवीजन बताऊंगी, क्योंकि उसका और रिलेशन एंड फंक्शन में उसका काम है। तो आप उन टॉपिक्स को एक बार शॉर्ट रिवीजन में दूंगी, उनको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम वहां से रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा है क्लास 11th में, वो है आपके पास सेट्स। सेट्स होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेल डिफाइंड, जब मैं वर्ड वेल डिफाइंड बताती हूँ तो मैं इसके लिए एग्जांपल ऐसे दूंगी आपको, जैसे मैंने बोला आपसे कि टॉप 10 स्टूडेंट्स। अब ये जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 11th बोल रहे हैं, अगर मैं ऑफ क्लास 11th, तो ये जो टॉप 10 स्टूडेंट है ये आपके पढ़ाई के बेसिस पे भी हो सकते हैं, एकेडमिक के बेसिस पे भी हो सकते हैं, है ना, ये आपके स्पोर्ट्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं, और ये आपके अदर एक्टिविटीज के बेसिस पे भी हो सकते हैं। तो इन तीनों बेसिस पे जो स्टूडेंट्स आएंगे, इनमें कुछ स्टूडेंट कॉमन भी हो सकते हैं। हो सकता है एक स्टूडेंट एकेडमिक में, स्पोर्ट में, अदर एक्टिविटी सभी में अच्छा हो, बट कुछ बच्चे सिर्फ एकेडमिक में होंगे, सिर्फ स्पोर्ट्स में होंगे, सिर्फ अदर एक्टिविटीज में होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सेट बनेगा वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। इस कंडीशन में सेट को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। वेल डिफाइंड हम उसको कहते हैं जहां पर हमारे फॉर होल यूनिवर्स जो चीजें हैं वो सेम रहे। अगर मैं किसी से नेचुरल नंबर्स पूछूंगी तो वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है, कोई भी ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई भी नंबर अलग बता देगा। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है आपके पास, जैसे मैंने बोला इवन नंबर। तो इवन नंबर जो बाकी के लिए वही आपके लिए, सबके लिए सेम है। इसी तरीके से ऑड नंबर भी सभी के लिए सेम है, इसी तरीके से होल नंबर भी सभी के लिए सेम है। तो दीज आर ऑल द वेल डिफाइंड कलेक्शन जो सभी के लिए सेम है। दिस इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड। इसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है, इवन नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम वेल डिफाइंड के इसमें बोल सकते हैं। सेकेंड चीज जो आपने पढ़ी है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो हम ये बोलेंगे कि जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ए, है ना, एक सेट है मेरे पास ए जिसमें मैंने लिया है 1, 2 एंड 3, और इसके बाद मेरा दूसरा सेट है बी जिसमें मेरे पास है ए, बी एंड सी। तो इन दोनों का जब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगी तो उसको मैं ए क्रॉस बी से लिखूंगी। किससे लिखूंगी? ए क्रॉस बी से। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? 1 का पेयर बनाऊंगी मैं ए के साथ भी, बी के साथ भी और फिर सी के साथ भी। तो 1 का पेयर ए के साथ भी, 1 का पेयर बी के साथ भी और 1 का पेयर सी के साथ भी। इसी तरीके से 2 का पेयर ए के साथ भी, 2 का पेयर बी के साथ भी और 2 का पेयर सी के साथ भी। इसी तरीके से मैं 3 के लिए भी बोलूंगी कि जो मेरा 3 है उसका पेयर मेरा ए के साथ भी, 3 का पेयर मेरा बी के साथ भी और 3 का पेयर मेरा सी के साथ भी। ये मेरा टोटल क्या निकलेगा? ए क्रॉस बी का सेट निकलेगा मेरा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऐसे निकालते हैं। जब मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने किसका निकाला है? 2 ऐसे सेट हैं जो कैसे हैं? नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है। इनमें कम से कम 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, तो खाली तो हुए नहीं। तो इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए क्रॉस बी कैसा होता है? ए कॉमा बी, सच दैट जहाँ पे जो छोटा ए होता है वो हमारा कैपिटल ए से आता है, जो छोटा वाला ए है वो कैपिटल ए से आएगा, और जो बी है हमारा स्मॉल बी वो कैपिटल बी से आएगा। अगर ये दोनों सेट खाली हुए, अगर ए में भी कुछ नहीं है और बी में भी कुछ भी नहीं है, खाली है, तो ए क्रॉस बी में भी कुछ भी नहीं होगा, है ना। चाहे आप ए क्रॉस बी निकालो या बी क्रॉस ए निकालो, दोनों ही खाली ही रहेंगे। ओके, ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने इसमें एक एग्जांपल भी दिया है आपको। ए है आपके पास 1, 2, बी है आपके पास 2, 3। तो ए हैज 2 एलिमेंट्स एंड बी हैज 2 एलिमेंट्स।
देखो यहाँ पे ए के पास कितने एलिमेंट्स थे, हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। इसी तरीके से बी के पास भी कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। मतलब कि ए क्रॉस बी के पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे पास, 3 into 3 विच इज इक्वल्स टू 9। क्या ए क्रॉस बी के पास 9 एलिमेंट है? यस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। अगला हमारा वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि कितने सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसको हम बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है आपके पास इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट्स में मैं आपको 2 टाइप की चीजें बताती हूँ जिसमें हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास एक बार होता है इक्वल सेट्स, दूसरे होते हैं हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस क्या है कि जब मैं इक्वल सेट्स की बात करूंगी, जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ आपको कि ए सेट है मेरे पास 1 2 3 और बी सेट है मेरे पास 1 2 3 अगेन, दोनों सेट मैंने सेम लिए हैं। तो जब सेट मेरा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इक्वल सेट्स के लिए मैं ये बोलूंगी कि जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो सेम होने ही चाहिए। मतलब कि जैसे यहाँ पर ए के पास कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और बी के पास आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेट को इक्वल होने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो फर्स्ट पोजीशन पे ही 1 होना चाहिए, यहाँ पर भी। सेकंड पोजीशन पे अगर 2 है तो इसकी सेकंड पोजीशन पे भी 2 ही होना चाहिए। अगर इसकी थर्ड पोजीशन पे 3 है तो इसकी थर्ड पोजीशन पे भी 3 ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर मेरे पास सेम आते हैं तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसकी, क्या, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो हमारे पास, सेम हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मतलब अगर ए के पास आपके पास मान लो 2 3 4 है और बी के पास आपके पास E F G है, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है। ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर नहीं है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे बराबर नहीं है, तो इन्हें हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं बोल सकते। ये फर्क होता है इक्वल और इक्विवेलेंट में। सेकेंड टॉपिक आपके पास आता है जो आपने पढ़ा है, दैट इज सबसेट्स। सबसेट्स का मतलब होता है सब पार्ट। सब पार्ट मतलब किसी का छोटा सा पार्ट। अगर मैंने ए के अंदर 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और मैंने एक सेट बनाया है ए डैश जिसमें मैंने सिर्फ 2 3 और 4 लिया है, तो इस कंडीशन में जो मेरा ए डैश होगा वो क्या है, छोटा है इससे। ए का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ ए है ए डैश, तो ए डैश को क्या बोलूंगी मैं, सबसेट बोलूंगी। किसका, ए का। क्या बोलूंगी, इसका सबसेट बोलूंगी। ये इसका साइन होता है, सबसेट को दिखाने के लिए हम ऐसे रखते हैं। तो जो छोटा होता है वो इस तरफ आता है और ओपन माउथ होता है वो उस तरफ आता है। ठीक है, तो ए डैश इज, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया है। आगे अब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या स्टार्ट किया है हमने, चैप्टर का नाम है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, उसको हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ए में ए बी सी है और बी में हमारे पास 1 2 3 है। ओके, ए सेट में हमारे पास ए बी सी है और यहाँ पे 1 2 3 है। मैंने इस तरीके से रिलेशन बनाया है कि ए का रिलेशन 1 के साथ है, बी का 3 के साथ है और सी का 2 के साथ है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी कि ए का रिलेशन मेरा 1 के साथ है, बी का रिलेशन मेरा 3 के साथ है और सी का रिलेशन मेरा 2 के साथ है। इस तरीके से रिलेशन डिफाइन हो जाएगा। जो आर का सेट है वो इस तरीके से बन जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा बन गया।
अब इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझा देती हूँ। आप किस तरफ देखो, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि ए सेट में हमारे पास क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इसी तरीके से जो बी है उसमें सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास किसके हैं, 11th के हैं। जो हमारा ए सेट है ना, ए सेट के अंदर हमारे पास क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, और जो बी सेट है उसमें हमारे पास क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं। अब हमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन डिफाइन ऐसे किया गया है कि A इज अ ब्रदर ऑफ B। अब A कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे A, और B कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। तो हमें ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें क्लास 12th के अगर मैं स्टूडेंट उठाऊं तो वो सारे क्या हों, ब्रदर, जो ब्रदर हों किसके, B के। अब ब्रदरहुड हम जब डिफाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि जो भाई होता है वो कौन हो सकता है, बॉय ही हो सकता है। तो हमें जो ए क्लास है उसमें से सिर्फ बॉय ही उठा सकते हैं हम, है ना, बॉयज ही ले सकते हैं हम क्लास 12th से। और क्लास 11th से हम अगर बॉय लेंगे तो भी चलेगा और गर्ल लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बॉय ब्रदर हो सकता है बॉय का और बॉय ब्रदर हो सकता है गर्ल का। लेकिन एक गर्ल कभी भी ब्रदर नहीं हो सकती है गर्ल की, ना ही एक गर्ल ब्रदर हो सकती है किसी बॉय की। ये दोनों रिलेशन यहाँ पे डिफाइन नहीं होंगे। रिलेशन कैसे डिफाइन होंगे, इस तरीके से, या तो बॉय टू बॉय या बॉय टू गर्ल। तो एक चीज हमें कंफर्म हो गई, क्लास 12 में से हमको गर्ल नहीं लेनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ बच्चे उठाए मैंने क्लास 12th से, जिसमें मैंने लिया राम, श्याम एंड सुनीता, बलराम, गीता एंड सीता। अब यहाँ पे जो राम है वो भाई मिल गया मुझे बलराम का, श्याम जो है वो भाई मिल गया मुझे गीता का, और सुनीता और सीता का एक आया जिसमें बोला गया कि ये दोनों ब्रदर होंगे क्या एक दूसरे। तो सुनीता एंड सीता कांट बी अ ब्रदर ऑफ ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे ये नॉट अ रिलेशन हियर, क्योंकि हमें क्या डिफाइन करना है, ब्रदर डिफाइन करना है। तो हमने बोला कि राम और बलराम का एक रिलेशन बनेगा और श्याम और गीता का एक रिलेशन बनेगा। तो जो रिलेशन वाला सेट है आपका, उसके अंदर सिर्फ ये दोनों आ पाएंगे। जो सुनीता और सीता वाला रिलेशन है वो यहाँ पे इसमें नहीं आ पाएगा, यहाँ पर नहीं आ पाएगा, ओके। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लिया है हमने यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमने ए के अंदर लिया है 2 3 4 6 और बी के अंदर लिया है हमने 1 2 3। रिलेशन हमने डिफाइन किया है ए कॉमा बी, जहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी। अब हमें क्या लेना है, हमें वो सारे ए लेने हैं कैपिटल ए में से। कैपिटल ए में से ही तो आएंगे ए, और स्मॉल बी कहाँ से आएंगे, बी में से। तो हमें वो सारे ए उठाने हैं इसमें से जो क्या हो, बड़े हों किससे, बी से। अब हमारे पास जो सेट दिया है ए, वो क्या है हमारे पास 2 3 4 एंड 6, ओके। और जो बी सेट दिया है हमारे पास वो क्या दिया है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। अब इसमें दो तरीके हैं इसको निकालने के। पहला तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो फर्स्ट तरीका है। फर्स्ट तरीका ये होता है कि आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो। क्या करो, पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो ए क्रॉस बी इसका क्या आएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा 2, 1 2, 2 2, 3, ओके। फिर अगला बनेगा 3, 1 3, 2 एंड 3, 3। अगला बनेगा हमारा 4, 1 4, 2 एंड 4, 3। अगला बनेगा हमारा 6, 1 6, 2 एंड 6, 3। ये हमारा पूरा ए क्रॉस बी बनेगा। अब इसमें से हम वो सारे सेट उठा लें, क्योंकि देखो जो फर्स्ट पे लिखा रहता है वो ए होता है और जो सेकंड पोजीशन पे लिखा रहता है वो बी होता है ना। तो हमने ये वो सारे एक भी निकाल लिए जिसमें ए बड़ा है बी से। तो यहाँ पे ए बड़ा है बी से। अच्छा, इस तरीके की कंडीशंस देखो जहाँ पे आपका जो दोनों नंबर है वो सेम है। इसमें मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि कभी भी सेम नंबर्स एक दूसरे से बड़े या
छोटे नहीं होते। दिस इज द रॉन्ग। हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि 2 बड़ा है 2 से या 2 छोटा है 2 से। हम हमेशा बोलेंगे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 या 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। दिस इज राइट, है ना। तो यहाँ पर 3 कभी भी बड़ा नहीं होगा ना 3 से, तो हमारे पास वही हमें सेट लेना है जिसमें हमारे पास जो A हो वो बड़ा हो। तो यहाँ A बड़ा है क्या B से? नहीं, तो ये दोनों नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पे देखो 2 3 से तो 2 बड़ा नहीं है 3 से, नहीं आएगा। तो हमारे पास एक रिलेशन कौन सा डिफाइन हुआ? ये वाला डिफाइन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये। तो जो हमारा R सेट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ गया? 2,1 आ गया, 3,1 आ गया, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3, 6,1, 6,2, 6,3। एक मैंने आपको बता दिया कि आप A क्रॉस B निकालो और A क्रॉस B के बाद आप यहाँ पे R का सेट इसमें से देख के बना लो। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया। जो दूसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि आप इसमें डायरेक्ट R का सेट बनाओ। डायरेक्ट R का सेट बनाना भी आसान है, कुछ नहीं है, वो सारे पेयर्स बनाने हैं आपको। A में से वो A के साथ देखो, A में 2 बड़ा है 1 से, तो एक पेयर 2,1 का बन गया। फिर 2 is not greater than 2, 2 is not greater than 3, तो ये पेयर नहीं बनेगा। तो आप डायरेक्ट R का सेट भी निकाल सकते हो और A क्रॉस B निकाल के फिर उसमें से R का सेट भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब हमने एक चीज नोटिस करी कि जो हमारा A क्रॉस B का सेट था वो हमारा क्या था, इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? देखो A के पास कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स, और B के पास कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B के पास कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? 12 एलिमेंट्स। देखो जो हमारा A सेट है उसके पास 4 एलिमेंट्स हैं और B के पास हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। तो A क्रॉस B के पास कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? 12 एलिमेंट। लेकिन जो R का सेट बना आपके पास, उसके पास देखो आप कितने एलिमेंट्स हैं। उसके पास हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओनली 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ 9 एलिमेंट्स है। सिर्फ कितने एलिमेंट्स है? 9। तो हमेशा जो हमारा A क्रॉस B का सेट होता है ना, A क्रॉस B का जो सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? R के सेट से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रिलेशन का सेट है वो क्या है? सबसेट है। किसका? A क्रॉस B का, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर रिलेशन आपका A से B पे बन रहा है तो R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और अगर उसी से उसी सेट पे बन रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग सेट के बीच में ही रिलेशन बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है। दो सेम सेट के बीच में भी रिलेशन बन सकता है, ठीक है। पर दोनों ही कंडीशन में जो रिलेशन का सेट होगा वो छोटा ही होगा, किससे? उसके कार्टेशियन, उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन हमें समझ में आया। रिलेशन समझ गए तो हम इसमें सबसे पहला टाइप अपना पढ़ेंगे, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी से अपन मतलब समझते हैं, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। क्या मतलब होता है एम्प्टी का मतलब? खाली। तो ऐसा रिलेशन जो खाली हो, मतलब जो R का सेट बने उसमें कुछ भी ना आए, तो ऐसा रिलेशन कैसे देखेंगे? जैसे हमने देखा कि एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, और इस पे जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ऐसा डिफाइन किया गया है कि A, B का ऐसा पेयर बनाओ जिसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आ जाए हमारे पास? 8 आ जाए। अब इस चीज को हम देखेंगे इस तरीके से। तो देखो हमारे पास रिलेशन जो बन रहा है वो कहाँ से कहाँ बन रहा है? A से A पर ही बन रहा है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। R का सेट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करो? A क्रॉस B तो है नहीं ना, यहाँ A से A पर रिलेशन है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी A से A पर ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास A क्रॉस A कितना हो जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। इसी तरीके से 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। फिर इसके बाद 3, 1, 3, 2,
3,3 एंड 3,4। इसके बाद 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4। ये सारे हमारे क्या बन जाएंगे, A क्रॉस A का सेट बन जाएगा। और डायरेक्ट आप R निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी R निकाल सकते हो आप, कि वो सारे पेयर निकाल लो जिसमें A, B ऐसा हो जिसमें आप A माइनस B करो तो कितना आ जाए 8। अब यहाँ पे जब मैंने A क्रॉस A निकाला तो मुझे ऐसा कोई भी पेयर नहीं दिख रहा जिसमें मैं 1 में से 1 माइनस करूँ या 1 में से 2, मतलब बड़ी क्वांटिटी में भी ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा जिसमें मैं पहले से दूसरे वाले को अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास 8 आ जाए। तो ऐसा कोई भी पेयर मिल ही नहीं रहा, तो R का सेट कैसा हो जाएगा, खाली तो रह जाएगा बेचारा, वो तो बेचारा खाली ही रह जाएगा। तो ऐसे सेट्स को, ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, और जब हम डिनोट करते हैं इन सेट्स को तो हम ऐसे लिखते हैं कि R इज इक्वल्स टू 5। 5 का मतलब होता है एम्प्टी, कि इस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, दिस इज एम्प्टी सेट as no pair A, B satisfy the condition A minus B is equals to 8। ओके, इसके नीचे इसकी मैंने डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन R in a set A is called empty relation if no elements from A is related to any element of A। कोई भी ऐसा एलिमेंट मुझे A से नहीं मिल रहा जो उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेशन रखता हो। एम्प्टी रिलेशन भी, क्योंकि ये रिलेशन है ना, तो रिलेशन का सेट हमेशा छोटा ही होगा A क्रॉस A से। और देखो ना, A क्रॉस A इतना बड़ा आ रहा है और R क्या है हमारा, खाली है। तो R हमारे हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिया है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन में मैंने बोला है रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3। एक सेट लिया है मैंने, क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैंने जो B सेट लिया है मैंने वो लिया है 1 2 3। ठीक है, और जो मुझे रिलेशन डिफाइन करना है वो कैसे डिफाइन करना है, वो मुझे डिफाइन करना है x, y से ऐसा जिसमें मेरा ऐसे पेयर बनाने हैं जिसमें अगर पहले वाले का दूसरे से माइनस करूं तो इक्वल्स टू में क्या आ जाए, 6 आ जाए। क्या आ जाए मेरे पास, 6 आ जाए। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आप चाहो तो A क्रॉस A भी निकाल सकते हो, है ना। तो A क्रॉस A निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1 1 1 2 1 3, फिर इसके बाद 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। इस तरीके से आपके सारे पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे A क्रॉस A में। आपको कोई भी ऐसा पेयर नहीं दिखेगा इसमें जिसमें आप फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करो तो 6 आ जाए। तो आप, पहला तरीका यही है कि आप चाहे तो A क्रॉस A निकाल लो और फिर उसके बाद आप उससे रिलेशन निकाल लो, या डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो कि यहाँ पर आप कोई भी ऐसा पेयर इसके साथ नहीं बना सकते जिसमें आप बड़े से बड़ा नंबर भी आप अगर ले लो तो 6 में से कुछ तो माइनस करोगे, तो कुछ भी ऐसा पेयर आपको x, y नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा, नो पेयर x, y आपको मिलेगा जिसमें आप ये कह सको कि x माइनस y इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो ये वाला सेट हमारा कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसीलिए ऐसे सेट में इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन। ओके, वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।